हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में जैसे कि आपको पता है हम अकाउंट्स देख रहे थे और अकाउंट्स का हम एनसीईआरटी क्लास 12th में की सेकंड बुक कर रहे हैं, बुक 2 कर रहे हैं। और बुक 2 का कल हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने 3 टॉपिक देखे थे। ये पार्ट 2 है, इसमें हम आगे के 3 टॉपिक देखेंगे जिसमें अंशों की श्रेणियाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक देख लिए थे। कंपनी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ ए कंपनी, ये हमने कवर कर लिया है। कंपनी के प्रकार, काइंड्स ऑफ कंपनीज, इसको भी हमने कल कवर किया था। और कंपनी की अंश पूंजी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इसको भी हमने कल कवर कर लिया है। अब आज के लेक्चर में हम अंशों की श्रेणियां एवं प्रकृति, नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, इसको देखेंगे। अंशों का निर्गमन, इश्यूज ऑफ शेयर्स, इसको देखेंगे। और लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसको कवर करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा लेंथी ये चैप्टर है तो इसलिए हम इसको 3 पार्ट में, और एक लास्ट पार्ट इसका हो रहेगा जिसमें हम अंशों का हरण, जब्ती फॉर फीचर, इसमें सारी में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये पूरा लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। सब में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशन से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेक्निकल आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि सिंपली ग्रेजुएट की जब यूपीएफओ में जब डिमांड ही है, यूपीएससी ने डिमांड ही की है सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स की, तो जाहिर सी बात है वो आपसे अकाउंट्स की टेक्निकल या डीप नॉलेज की अपेक्षा नहीं करते हैं। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको डीप नॉलेज हो, बल्कि आपसे वो एक्सपेक्ट करती है यूपीएससी कि आपको एक सतही नॉलेज हो, सरफेस नॉलेज हो एकदम, कि मतलब थोड़ा बहुत आपको उसकी इंट्रोडक्शन पता हो, आपको प्रिंसिपल्स पता हो, किस सिद्धांत पर अकाउंट्स में काम किया जाता है, और उसकी डेफिनेशंस पता हो प्रॉपर। जैसे कि शेयर्स पते हो, आपको एक जनरल अवेयरनेस हो, डिबेंचर्स पता हो क्या होते हैं, शेयर्स का सेल किस तरह किया जाता है, बाई बैक किस तरह किया जाता है, मतलब उनको दोबारा परचेज कैसे किया जाता है, बाई बैक ऑफ सेल्स जो कंपनीज करती हैं। तो ये सारे आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक, यानी कि अंशों की श्रेणियां एवं प्रकृति, नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स। अंश यानी कि शेयर उस इकाई से संबंध रखते हैं जिसमें कंपनी की कुल पूंजी बटी होती है। यानी कि जो भी कंपनी की, जैसे कि कल हमने एग्जांपल लिया था, एक ए कंपनी है और ये 1 लाख करोड़ का इसका शेयर कैपिटल है, यानी कि इसकी 1 लाख करोड़ की शेयर कैपिटल है। तो इसके जो शेयर्स होंगे वो इस इकाई में बटे होंगे कि इनके टोटल शेयर की जो वैल्यू होगी वो एक शेयर से मल्टीप्लाई करने पर, एक शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर, इनके टोटल शेयर को जब हम एक शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू जो आएगी वो इसकी शेयर कैपिटल के इक्विवेलेंट आएगी। इसलिए एक अंश कंपनी की अंश पूंजी का वो भाग है, एक अंश कंपनी की अंश पूंजी का वो भाग है जो कि कंपनी के अस्तित्व, स्वामित्व में हित रखने का आधार तैयार करता है। व्यक्ति जो कि अंशों को, ये अंश है जो कि अंशों के द्वारा राशि का योगदान देते हैं, कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यानी कि जो शेयर खरीदते हैं, जो परचेज करते हैं, वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हैं। अधिकृत पूंजी की राशि, अधिकृत पूंजी कौन सी होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल, ये ऑथराइज्ड कैपिटल है। पूंजी की राशि अंशों की संख्या के साथ जिसमें वो विभाजित है, यानी कि अंशों की संख्या, ये जो पूंजी होगी ये टोटल शेयर्स में विभाजित होगी। मान लीजिए इन 1 लाख करोड़ के शेयर को 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया गया और एक शेयर की कीमत उसी के अकॉर्डिंग निकाल ली गई। सीमा पार्षद नियम दर्शाए जाते हैं, लेकिन अंशों की श्रेणियां जिसमें कि कंपनी की पूंजी विभाजित है उसके अधिकार एवं कर्तव्यों के साथ कंपनी के अंतर नियमों में निर्धारित होते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी 2 प्रकार के अंशों का निर्गमन यानी कि इशू कर सकती है। अब 2 प्रकार के अंशों को इशू कर सकती है। एक पहले कौन से होते हैं? पूर्वाधिकारी या अधिमानी अंश, प्रीफरेंसेस शेयर्स, और दूसरा समतांश। समतांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समतांश इक्विटी शेयर्स, जिसे सामान्य अंश भी कहलाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। पहला देखते हैं अधिमानी अंश, प्रीफरेंस शेयर्स। तो प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अंतर्गत एक अधिमानी शेयर यानी कि प्रीफरेंस शेयर वो होता है जो कि दी गई शर्तों की पूर्ति करता है। अब उसमें कौन सी शर्तें हैं? पहला, अधिमानी अंशधारियों को एक निश्चित राशि का लाभांश पाने, यानी कि जो भी अंशधारी हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको एक निश्चित राशि, एक फिक्स्ड राशि का लाभांश पाने, यानी कि डिविडेंड पाने का, या प्रत्येक अंश के अंकित मूल्य पर निश्चित दर से परिकलित किए गए लाभांश पाने, यानी कि जो भी अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य पर शेयर का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पर जो भी छूट दी गई है उस छूट के बदले लाभ पाने का समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व का अधिकार होता है। समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व,
यानी कि जब समता अंशधारियों को लाभांश किया जाता है उससे पहले है अधिमानी यानी कि प्रेफरेंस, यहाँ इसके नाम में ही प्रेफरेंस है, यानी कि इनको जब भी लाभ डिवाइड किया जाएगा तो अधिमानी अंशधारी जो होंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होंगे, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पहले लाभ का हिस्सा इन्हें दिया जाएगा, उसके बाद अगर बचेगा लाभ का हिस्सा तो वो समता अंशधारियों को यानी कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? पूंजी के संबंध में यह कंपनी के समापन पर इसे अंश की पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार समता अंश से पूर्व होता है। अब यहां पर भी सेम कंडीशन है, यानी कि अगर कंपनी वो हो रही है, बंद हो रही है या लिक्विडेट हो रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, जो भी कंपनी का जो प्रॉफिट होगा या जितना भी पैसा डिवाइड किया जाएगा वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसी अनुपात में वो इक्विटी शेयर्स को यानी कि समता अंशधारियों को दिया जाएगा। यदि उपरोक्त तो 2 शर्तों में अधिमानी अंशधारी कंपनी के आधिक्यों में यानी कि सरप्लस में पूर्ण रूप से या किसी सीमा तक के भाग लेने का अधिकार रखते हैं जो कि कंपनी के सीमा नियमों या अंतर नियमों में पहले से वर्णित होता है, अतः कंपनी अंश भागी और गैर भागी पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर हैं वो पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं। इसी प्रकार यह अंश संचयी यानी कि क्यूमुलेटिव और असंचयी नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं, और शोध्य यानी कि रिडीमेबल, इनको रिडीम किया जा सकता है, यानी कि इनको रिडीम मतलब भुनाया जा सकता है, इनको कैश किया जा सकता है, तथा अशोध्य इररिडीमेबल यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन कैशेबल हों, इनको कैश नहीं किया जा सकता हो, ऐसे भी हो सकते हैं। फिर है हमारा समतांश इक्विटी शेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी, जिन्हें ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार एक समता अंश वो अंश है जो अधिमानी अंश नहीं है। पहला तो वो होगा कि जो प्रेफरेंस अंश नहीं होगा वही समता अंश होगा, इक्विटी शेयर होगा। दूसरे शब्दों में वो अंश जो कि लाभांश के भुगतान या पूंजी के पुनः भुगतान के संबंध में कोई अधिकार नहीं रखता, समता अंश कहलाता है। यानी कि अगर कैपिटल का जो भी कैपिटल होगी कंपनी की, अगर उसको डिवाइड किया जाएगा शेयर होल्डर्स में तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही पहले दिया जाएगा, अगर बचेगा तो समतांशधारियों को दिया जाएगा। इनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का लाभ पूरा होने के बाद अगर कुछ बचता है तो शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर्स का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता और ना ही इक्विटी शेयर होल्डर्स इस हिस्से में अपना दावा कर सकते हैं। समता अंशधारी कंपनी के लाभों में उनका भाग अधिमानी अंशधारकों को लाभांश के अधिकार के पश्चात लेने के अधिकारी होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। अब समता अंशों पर लाभांश निश्चित नहीं है, ये इक्विटी शेयर्स होते हैं, इन पर कोई सर्टेन डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज इनके शेयर्स डूब जाएंगे। ये वर्ष प्रतिवर्ष बदलता रहता है, जैसे कि कंपनी का इस साल प्रॉफिट कुछ और हो सकता है और अगले साल कुछ और हो सकता है। जब अगले साल चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी चेंज हो जाएगा, जो उपलब्ध लाभ में से वितरण की राशि पर निर्भर करता है। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ हो, जो भी उसका कैपिटल आया हो प्रॉफिट के रूप में, वो सारा का सारा डिविडेंड की फॉर्म में नहीं बांटा जाता है, शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता है। कुछ अंश रोक लिया जाता है आगे के खर्चों के लिए, और दूसरी चीज़ें कभी भविष्य में नुकसान की भरपाई करने के लिए इस कुछ हिस्से को रोक लिया जाता है प्रॉफिट के, और कुछ हिस्से को शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है या बांट दिया जाता है। समता अंश पूंजी हो सकती है, इसके 2 कंडीशन है। पहली है मत अधिकार सहित विद वोटिंग राइट्स, और दूसरी है मत अधिकार हेतु विभेदक अधिकार, यानी कि लाभांश या निर्धारित की गई परिस्थितियों के अनुसार नियमों पर विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डी वोटिंग और डिविडेंड और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स। अब अगला टॉपिक हमारा अंशों का निर्गमन, इश्यूज ऑफ शेयर्स। अब शेयर को कैसे इशू किया जाता है, इसमें एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एक डेफिनेशन आपको कई बार रिवाइज करके सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। कंपनी की पूंजी की विशेषता यह है कि अंशों की राशि को आसान किश्तों पर एकत्रित किया जा सकता है, जो कि समय के व्यतीत होने के साथ साथ वित्तीय आवश्यकताओं पर एकत्रित किया जाता है, जिसे आवेदन राशि या एप्लीकेशन मनी कहते हैं। तत्पश्चात श्रेणी को आवंटन राशि यानी कि अलॉटमेंट मनी कहते हैं, और शेष किश्त को प्रथम मांग यानी कि फर्स्ट डिमांड, और इसी प्रकार द्वितीय मांग सेकंड डिमांड कहा जाता है। सेकंड कॉल या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, इसीलिए हमने छोटे छोटे लेक्चर बनाए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और सारी डेफिनेशन आसानी से इजीली रिटेल आप कर पाएं। अभी इसके एग्जांपल देखेंगे हम। फर्स्ट डिमांड क्या होती है, सेकंड डिमांड या आवेदन राशि, एप्लीकेशन मनी कौन सी होती है, आवंटन राशि, अलॉटमेंट मनी कौन सी होती है। देखिए आवेदन राशि तो वो होती है, जैसे मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक कंपनी का, और इसके 1 लाख करोड़ का इसका कैपिटल है, 1 लाख करोड़,
और इसने मान लीजिए 10,000 करोड़ की इसने शेयर मार्केट में इशू किए। तो इसने जो मार्केट में इशू किए हैं वो इसमें 10,000 करोड़ के जो मार्केट में इशू आवेदन आए हैं, इसने इशू किए 10,000 करोड़ और इसके पास आवेदन आ गए 20,000 करोड़ के मूल्य के आवेदन आ गए। अब जो आवेदन राशि आई है वो 20,000 करोड़ ये आवेदन राशि है, लेकिन जो इसमें से 10,000 इसको चाहिए, इसने तो 10,000 इशू किए थे, तो ये 10,000 हो सकता है वापस कर दे, पब्लिक को वापस कर दे समय सीमा के अंदर, और जो बाकी के 10,000 जो इसने इशू किए थे वो ही सिर्फ फाइनल इसको एक्सेप्ट करें। तो जो ये फाइनली एक्सेप्ट करेगी ये कंपनी इशू शेयर, वही अलॉटमेंट मनी कहलाती है या अलॉटमेंट शेयर कहलाते हैं। इसको आगे सही एक बार फिर से हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अंश निर्गमन की प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण चरण निम्न है। अब ये स्टेप बाय स्टेप जब भी कोई शेयर इशू किए जाते हैं मार्केट में, ओपन मार्केट में इशू किए जाते हैं, तो उनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है उनका? विवरण पत्रिका का निर्गमन, इश्यूज ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी सर्वप्रथम जनता में फिर विवरण पत्र प्रोस्पेक्टस जारी करती है। विवरण पत्रिका जनता को एक आमंत्रण होता है कि एक नई कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है और इसको व्यवसाय करने के लिए कोषों की आवश्यकता है। यानी कि विवरण पत्र जो प्रोस्पेक्टस जारी होता है, इसका मतलब ये होता है कंपनी आपको इन्फॉर्म कर रही है, एक सामान्य पब्लिक को, सामान्य जनता को इन्फॉर्म कर रही है कि एक एबीसी कंपनी मार्केट में नई आई है और इसको पैसों की जरूरत है, इसको ये फंडिंग की जरूरत है। इसमें कंपनी के संबंध में पूर्ण जानकारियां और भावी निवेशकर्ताओं से एकत्रित की जाने वाली राशि के तरीके लिखे होते हैं। इसमें कंपनी की सारी जानकारी होगी कि ये किस चीज पर काम कर रही है, इसकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोडक्ट बनाएगी या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड, ये किसी को प्रोवाइड कर रही है, इसका कितना शेयर कैपिटल है, और दूसरा ये कंपनी अगर पब्लिक से भविष्य में जो पैसा इकट्ठा करेगी उस पर किन नियम और शर्तों पर उन पैसों को इकट्ठा किया जाएगा। फिर अगला चरण क्या होता है? आवेदन पत्रों की प्राप्ति, रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। अब जब जनता में विवरण पत्रिका को निर्गमित कर दिया जाता है तो भावी निवेशकर्ता अंश पूंजी में अभिदान के लिए अपेक्षा करते हैं। अब वो जो पब्लिक होगी उसमें से बहुत से लोग इंटरेस्ट होंगे शेयर खरीदने के लिए। अगर उनको उसका प्रोस्पेक्टस पसंद आएगा, मतलब कंपनीज की पॉलिसीज पसंद आएंगी और लगेगा कि ये कंपनी भविष्य में ग्रोथ कर सकती है, तो कुछ लोग इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं वो इंटरेस्ट अपना दिखाएंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे। तथा आवेदन के साथ साथ आवेदन राशि फिर विवरण पत्र में विशिष्टीकृत किए गए अनुसूचित बैंक में जमा कराते हैं। यानी कि प्रोस्पेक्टस के साथ आवेदन राशि जो होगी एक शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग जितने शेयर चाहेंगे शेयर होल्डर खरीदेंगे और उस राशि को बैंक में जमा कराएंगे। कंपनी को फिर विवरण पत्र जारी करने के 120 दिन के भीतर न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना होगा। न्यूनतम यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको 120 दिन के अंदर प्राप्त करना होगा। इसकी समय सीमा इसका एक न्यूनतम सीमा भी दी हुई होती है कि कितना % पैसा उसको कंपनी को प्राप्त करना ही होगा 120 दिन के अंदर। यदि कंपनी दी गई समय सीमा अवधि में उपरोक्त राशि प्राप्त करने में विफल या असमर्थ रहती है तो कंपनी आवंटन की प्रक्रिया नहीं कर सकेगी तथा फिर विवरण जारी करने के 130 दिन के भीतर आवेदन राशि लौटानी होगी। अब इसको एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एबीसी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जारी करके कंपनी को, पब्लिक को बताया कि हम एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, और बहुत से लोग उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। अब वो शेयर होल्डर्स इसमें से शेयर खरीदते हैं। मान लीजिए इसने टोटल जो शेयर जारी किए वो 10,000 करोड़ के थे, 10,000 करोड़। और अब इसमें कंपनी अधिनियम के तहत इसके ऊपर जो न्यूनतम राशि, अभिदान राशि यानी कि न्यूनतम सब्सक्रिप्शन राशि जो लगाई गई थी वो मान लीजिए 1,000 करोड़ की लगाई गई थी कि इस कंपनी को 1,000 करोड़ कम से कम प्राप्त करना ही होगा, अदरवाइज इसकी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या सेबी की तरफ से इसके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ये कंपनी क्या करेगी? अब इसके 1,000 करोड़ के मान लीजिए तो बहुत से शेयर होल्डर्स ने शेयर खरीदे। अब लेकिन ये कंपनी 1,000 करोड़ भी आवेदन नहीं इकट्ठा कर पाई, 1,000 करोड़ भी ये इसके पास फंडिंग नहीं हो पाई। तो क्या होगा? अब इसे 130 दिन के भीतर, यानी कि पहले तो इसको ये 1,000 करोड़ कम से कम 120 दिन के अंदर प्राप्त करने हैं। अगर ये 120 दिन के अंदर प्राप्त नहीं कर पाती है तो अगले 130 दिन के अंदर जो इसने शेयर होल्डर से पैसा लिया था ये इनको वापस करना होगा। अंशों का आवंटन अब होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर वो प्राप्त कर लेती है, अब कौन सी कंडीशन है? अब जब उसने न्यूनतम राशि, अभिदान राशि, न्यूनतम सब्सक्रिप्शन राशि प्राप्त कर ली है सेबी के नियमों के अनुसार, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के नियमों के अनुसार, अगर उसने अभिदान राशि, न्यूनतम अभिदान राशि, न्यूनतम मिनिमम सब्सक्रिप्शन राशि प्राप्त कर ली है तो आगे अंशों का आवंटन होगा। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगा। यदि न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो चुका है तो एक कंपनी अब कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात अंशों को आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। जिन व्यक्तियों को अंश आवंटित किए जाने हैं उन्हें आवंटन पत्र भेजा जाता है, यानी कि जिनको शेयर देने हैं उनको एक
आवंटन पत्र अलॉटमेंट लेटर भेजा जाएगा। जिन्हें कोई आवंटित राशि आवंटित नहीं की जानी है, यानी कि मान लीजिए ज़्यादा पैसा ज़्यादा आ गया, उसने 10,000 करोड़ की शेयर इशू किए थे लेकिन आ गए 20,000 करोड़, तो ऐसे में बाकी के 10,000 करोड़ वापस किए जाएंगे। जिन लोगों के एप्लीकेशन रिजेक्ट किए जाएंगे या जिनको वापस किए जाएंगे उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट साथ में भेजा जाएगा, और जिनके एक्सेप्ट किए जाएंगे उन्हें अलॉटमेंट लेटर भेजा जाएगा, अलॉटमेंट लेटर भेजा जाएगा, और जिनके रिजेक्ट किए जाएंगे उन्हें लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाएगा। अब जब आवंटन किया जाता है तो कंपनी तथा आवेदकों जो कि अब कंपनी का अंशधारी है, यानी कि अलॉटमेंट जिनको किया गया है अब ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए, इनके बीच एक वैध अनुबंध हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिकली एक ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच हो गया। अभी इनके बीच ऑटोमेटिक एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अंशों को सममूल्य या अधिलाभ पर निर्गमित किया जाता है। सममूल्य मतलब इशूड इधर एट पार और एट अ प्रीमियम, यानी कि जितना मान लीजिए 100 रुपये की शेयर वैल्यू थी तो इसको 100 रुपये पर भी जारी किया जा सकता है, और अधिलाभ पर यानी कि प्रीमियम पर 100 रुपये की शेयर वैल्यू को हो सकता है कि 120 पर जारी किया जाए, शेयर होल्डर्स ने 120 पर खरीदा हो, तो अंशों को सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। तो ऐसा अगर अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो सममूल्यों पर निर्गमन इशू एट पार, और यदि उनकी निर्गमित राशि दिए गए समय नियम शर्तों के अनुसार अंकित मूल्य के बराबर हो, तो जब कंपनी द्वारा निर्गमित अंशों का मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो यह अधिमूल्य पर निर्गमन कहलाता है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। इस तथ्य के अनुसार यदि अंशों को सममूल्य और अधिलाभ पर निर्गमित किया जाता है तो कंपनी की अंश पूंजी जैसे कि पहले वर्णित है इसको किश्तों के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है, जो कि भिन्न भिन्न चरणों पर देय होती है। अब ये कैसे होती है, पहले हम इसकी एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। न्यूनतम अभिदान यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो हमने पढ़ा था, जैसे कि बताया गया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कि जो कंपनी को शेयर इशू करने के बाद वो न्यूनतम सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना ही है, अदरवाइज उनके एप्लीकेशन सरकार द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे या सेबी के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इससे आशय है न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इससे आशय है वो न्यूनतम राशि जो कि संचालकों की राय में व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जो कि संबंधित है किसी भी परिसंपत्ति का क्रय मूल्य या जो क्रय की गई या क्रय की जानी है, जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से अंशों की राशि से भुगतान किया जाना है। दूसरा, कंपनी के द्वारा प्रारंभिक व्ययों का देय होना या अंशों के निर्गमन के संबंध में किसी प्रकार का कमीशन। तीसरा है उपरोक्त तो 2 परिस्थितियों में कंपनी द्वारा किसी प्रकार की उधार ली गई राशि का पुनर्भुगतान, रीपेमेंट। चौथा है कार्यशील पूंजी, और 5वीं है व्यावसायिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए कोई अन्य खर्चे। अब अगला टॉपिक है हमारा लेखांकन व्यवहार, आज का हमारा लास्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आवेदन पर एप्लीकेशन विभिन्न किस्तों के साथ भुगतान की गई राशि अंश पूंजी में अभिदान को दर्शाती है, जो कि अंततः अंश पूंजी खाते में जमा की जाएगी। हालांकि सुविधा के लिए प्रत्येक किस्त के लिए अलग खाता खोला जाता है। आवेदन के साथ प्राप्त राशि को इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित बैंक में एक अलग खाता खोलकर जमा किया जाता है। फिर इसकी रोजनामचा प्रविष्टि, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने फिर भी इसमें ऐड कर दी है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। आगे फिर क्या है इसमें, आवंटन पर जब न्यूनतम अभिदान प्राप्त होगा, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब प्राप्त हो जाएगा, तब कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के साथ कंपनी के निदेशक यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंशों का आवंटन करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स का। अंशों का आवंटन कंपनी और आवेदकों जो कि अंशों के आवंटी हैं, यानी कि जो शेयर होल्डर हैं और अंशधारक सदस्य माने जाते हैं, के बीच अनुबंध निहितार्थ है, यानी कि ऑटोमेटिकली इनके कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अंशों के आवंटन यानी कि लेखांकन की दृष्टि से निहितार्थ, पहला ये प्रथा है कि कुछ राशि जो कि आवंटन राशि अलॉटमेंट कैपिटल कहलाती है, अंशों के आवंटियों से आवंटन करने के साथ ही मांग ली जाती है। दूसरा, आवेदकों से आमंत्रण की स्वीकृति मिलने पर यह राशि जो कि आवेदन पर प्राप्त हुई है इसको उस पूंजी खाते में हस्तांतरण किया जाएगा, क्योंकि औपचारिक रूप से यह उसका भाग होती है। तीसरा, रद्द किए गए आवेदन पत्र प्राप्त राशि को या पूरी तरह से आवेदकों को कानून सेबी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लौटानी होगी। चौथा, यदि कम अंशों का आवंटन किया गया है तो आवेदन से अधिक राशि को आवंटियों पर आवंटन के देय होने पर समायोजित की जाएगी। पांचवा, अंश पूंजी के संबंध में बाद वाले 2 चरण अंश आवेदन खाते को बंद करेंगे, जो कि अंश पूंजी लेन देनों का एक स्थायी खाता होता है। फिर हमें इसमें कभी कभी कंपनी की पुस्तकों में अंश आवेदन यानी कि शेयर एप्लीकेशन और अंश आवंटन खाता शेयर अलॉटमेंट अकाउंट संयुक्त रूप से खोला जाता है, जो अंश आवंटन और आवंटन खाता कहलाता है। संयुक्त खाता इस कारण पर आधारित है कि आवंटन बिना आवेदन के असंभव है, जबकि आवेदन बिना आवंटन के अर्थविहीन है। आगे है इसमें ऑन डिमांड, है इसमें
अंशों को पूर्ण भुगतान प्राप्त करने में और अंशधारकों यानी कि शेयर होल्डर से अंशों की पूर्ण राशि वसूल करने में मांग एक आवश्यक भूमिका निभाती है। अब आवंटन की जो पूर्ण अवधि है उस तक अंशों के पूर्ण रूप से भुगतान या ना मांगे जाने की स्थिति में निदेशक अंशों पर शेष राशि को किसी भी समय आवश्यकता अनुसार मांगे जाने का निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी और यहाँ पर 120 रुपये में शेयर को बेचा गया है, यानी कि शेयर को पब्लिक में इशू किया गया है 120 रुपये पर, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन पर। ओवर सब्सक्रिप्शन के जो 20 रुपये हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको एट ए टाइम आवेदकों से यानी कि एप्लीकेंट्स से मांग लिया जाए। ये भी हो सकता है कि बचे हुए जो 20 रुपये हैं इसको भविष्य में किसी भी समय मांगा जा सकता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये उन्हीं के ऊपर निर्भर है। अब इसमें यह भी पॉसिबल है कि अंशधारियों द्वारा मांग भुगतान का समय अंशों को के निर्गमन के समय दिया गया हो या विवरण पत्र में इसका उल्लेख किया गया हो, जैसे कि हमने आपको इसमें बताया है। फिर अंशों पर मांग के संबंध में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, कोई भी मांग राशि अंशों के अंकित मूल्य से 25% से अधिक नहीं होगी, यानी कि जो भी शेयर की वैल्यू होगी, मान लीजिए यहाँ 100 रुपये का शेयर है और इसको ओवर सब्सक्रिप्शन पर बेचा जा रहा है 120 रुपये पर, तो ये मैक्सिमम 125 रुपये, यानी कि इसका जो शेयर की जो वैल्यू है उससे मैक्सिमम 25% ही ओवर सब्सक्रिप्शन किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, वरना वो इलीगल हो जाएगा। उसको सेबी के अधिनियमों के तहत कंपनी में कानूनी कार्यवाही कर दी जाती है अगर उसको 25% से ज़्यादा पर ओवर सब्सक्रिप्शन किया गया है। दूसरा, दो मांग के मध्य कम से कम 1 माह का अंतराल होना चाहिए, यानी कि मान लीजिए अगर वो आज कंपनी 3 जून को शेयर इशू करती है, तो अब अगली बार जब शेयर इशू करेगी तो उसके वो कम से कम 4 जुलाई के बाद ही शेयर इशू कर सकती है। इसके बीच इससे पहले नहीं कर सकती, क्योंकि दो डिमांड के बीच में कम से कम 1 माह का समय यानी कि 30 दिन का समय होना अनिवार्य है। प्रथम और द्वितीय या तृतीय शब्दों का प्रयोग अंश मांग खाता में अंश और मांग खाता में अंश और मांग के मध्य किया जाना आवश्यक है, ताकि मांग की श्रेणी पहचान की जा सके। फिर इसमें लास्ट में है हमारा लास्ट स्लाइड है ये। उदाहरण के लिए प्रथम मांग की स्थिति में अंश प्रथम मांग खाता, द्वितीय मांग की दशा में अंश द्वितीय मांग खाता कहलाएगा। अंतिम, यदि यह अंतिम मांग है, जैसे कि द्वितीय मांग अंतिम मांग है, यानी कि अगर लास्ट फाइनल जो कॉल की गई है, कॉल ऑन एरियर्स जो है फाइनल, वो अगर सेकंड मांग पर हुआ है, यानी कि बाकी के जो बचे हुए 20 रुपये हैं, जैसे कि हमने आपको बताया ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो बाकी के 20 रुपये बचे हुए हैं, इसके बाद कोई मांग नहीं की जाती है, तो यही अंतिम मांग मान ली जाएगी। और यदि तृतीय मांग अंतिम मांग है तो इसे तृतीयक व अंतिम मांग कहेंगे। तो ये भी संभव है कि कंपनी आवंटन के बाद संपूर्ण राशि एक ही मांग में एकत्रित करे, यानी कि पूरे के पूरे 120 रुपये कंपनी एक ही बार में शेयर होल्डर से डिमांड कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में प्रथम मांग ही प्रथम और अंतिम मांग कहलाएगी। यहाँ पर फर्स्ट कॉल ही लास्ट कॉल बन जाएगी। तो ये आज का लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।